जिंदगी किस चीज़ का नाम है? लाइफ इज ऑल अबाउट ट्राइंग, सक्सीडिंग, फेलिंग, लर्निंग एंड रिपीटिंग। ये है जिंदगी। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कई एलिमेंट्स, कई पर्सपेक्टिव्स और कई मेथड्स यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी को फुलफिलिंग या सक्सेसफुल बनाने के लिए। और ये कंक्लूजन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? अक्सर सेल्फ हेल्प गुरुज के थ्रू, उनकी बुक्स के थ्रू, उनके ब्लॉग्स के थ्रू, उनके आर्टिकल्स के थ्रू। लेकिन क्या हो जब वो हमें जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो इनकम्प्लीट हो? रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट हो। और आपको पता है जब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो वो हमेशा करप्शन या डिज़ास्टर के अंदर आसानी से चेंज हो सकती है। वेल, हम इस पर्सपेक्टिव को आज देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज पार्ट 2 है बुक रिव्यू का, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये बुक मेंटल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी के बारे में है और ज़िंदगी को किस तरीके से और काउंटर इंट्यूटिव तरीके ज़िंदगी के अंदर एक मीनिंग क्रिएट करना है ताकि हम आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकें। अब इसके पहले पार्ट के अंदर अगर आपने नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको ज़रूर देखें। पहले पार्ट के पहले जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स बताई गई थी जो हम फेस करते हैं। आज जिन चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम उन वैल्यूज़ को और उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो हम खुद बना रहे हैं और वो किस तरह हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। चैप्टर 3, इसका टॉपिक है यू आर नॉट स्पेशल, आप स्पेशल नहीं। इस चैप्टर में ऑथर एक बंदे के बारे में बात करता है जिसका नाम है जिमी। जिमी आम इंसानों के आंखों के अंदर बड़ा प्रोडक्टिव और बड़ा ही रेजिलिएंट आदमी है। उसकी ज़िंदगी में हर वक्त कोई ना कोई बिज़नेस प्लानिंग, उसके स्केजुअल में कोई ना कोई बिज़नेस मीटिंग बता रहा होता है कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये प्लानिंग की, आज मैंने ये ऐप डिज़ाइन करवाई। और अल्लाह जाने पता नहीं दुनिया के सारे प्रोजेक्ट उस बंदे ने कर लिए हैं। दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये बंदा बहुत प्रोडक्टिव है, बट डीप इनसाइड वो बंदा सिर्फ बातें करता है। वो बंदा सिर्फ अपने मुँह मियाँ मिठू बन रहा है और वो हर वक्त अपनी तारीफ़ें कर रहा है और इस चीज़ को डिनाई कर रहा है कि उसमें कोई कमी है। वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है या वो लिटरली झूठ बोल रहा है। इस तरह के इंसान ने कई लोगों का नुकसान करा दिया है, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। क्या वजह हो सकती है उसकी? क्योंकि वो अपने आप को स्पेशल समझ रहा है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं द चोजन वन हूँ, मैं दुनिया में कुछ करने आया हूँ। लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो प्रैक्टिकल इंसान नहीं है और अपनी नेगेटिविटी के अंदर और अपनी इस टॉक्सिसिटी को फैला रहा है लोगों के अंदर और एट द एंड लॉन्ग टर्म के अंदर वो अपना नुकसान पहुंचा रहा है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आप स्पेशल नहीं हो। इसमें कोई गुनाह नहीं है कि आप स्पेशल नहीं हो, ठीक है। नॉर्मल होना एक ब्लेसिंग है हम इंसानों के लिए। तो हालात ख़राब होना बहुत आम बात है। यस, हमें दुख होगी, हमें तकलीफ़ होगी, उसमें हमें मुश्किलात पेश आएंगी, हमें हमारे लिए ज़िंदगी बसर करना काफ़ी नामुमकिन हो सकता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन एट द एंड ये आने और जाने की चीज़ें हैं। लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आने ही आनी है और उनको हम छोड़ नहीं सकते, उनको लेके चलना है, उनको सॉल्व करना है। मार्क हमें इस बुक में ये बताना चाह रहा है, हम स्पेशल कहीं से नहीं हैं। ये जो एक टायरनी है कि हम एक्सेप्शनल कहलाए जाएं, हम लोगों से डिफरेंट कहलाए जाएं, अच्छी बात है। एक बंदे के अंदर आगे बढ़ने की एनर्जी होनी चाहिए, बट इस कंपटीशन में आ जाना कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, ये आपको टॉक्सिसिटी के अंदर धकेल देगा। आपको एक्सेप्शनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कई दफ़ा एक्सेप्ट करना होता है अपने हालात को, और उस हालात को आप कैसे डील करना है उस पर गौर करें, बजाय कि अपने फ्यूचर पे और अपने आप को ये बोलें कि मैं तो ये चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, ये कामयाबी मैं डिज़र्व करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा। इसका मतलब कि दूसरों को ब्लेम करूँ, मैं अपने माँ बाप को ब्लेम करूँ कि आपकी वजह से मेरी कंडीशन है क्योंकि आप अमीर नहीं थे। अब लोग ये पॉइंट ज़रूर उठाएंगे कि अगर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल हुई ही नहीं तो पॉइंट क्या है फिर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने का, ब्लॉग्स पढ़ने का, मोटिवेशन लेने का, इंस्पिरेशन लेने का, इवन कि ये बुक पढ़ने का। तो पॉइंट ये है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो जब आप उसके लिए वर्क करोगे, प्रॉपर मेहनत करोगे, आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, आपको पता होगा मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। लेकिन ये कहना कि मैं डिज़र्व करता हूँ उस चीज़ को और अगर मुझे वो पॉइंट, मुझे वो लग्जरी नहीं मिली जो मैं डिज़र्व करता हूँ तो मैं दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दूँ, ये वो टॉक्सिसिटी है जो आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हमारी आज सिचुएशन क्या है, जो कल की सिचुएशन होगी वो अल्लाह जानेगा। आज क्या हमारे पास, हमें उसको एक्सेप्ट करना है और उसी के अंदर काम करना है। पॉइंट ये है।
साल है 1944 का, 1944 दिसंबर का महीना है। जापानीज इंपीरियल आर्मी के एक सेकंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनोडा, उनको ड्यूटी दी जाती है कि आपने फिलीपींस के अंदर अपनी पोजीशन संभालनी है और आपने जंग करते रहना है, लड़ते रहता है जब तक एम्परर ऑफ जापान, जापान के जो शहनशाह थे, उनकी तरफ से हुक्म ना आ जाए कि आया जंग बंद करनी है, ये लड़ते रहना है। जापानीज अपने शहनशाह को देवता समझते थे, तो उनका ऑर्डर एक डिवाइन ऑर्डर था। ओनोडा तो नहीं मना कर सकते थे, ईमान के साथ लड़े वो। वर्ल्ड वॉर 2 के दिन थे, दुश्मन बड़ा तगड़ा था अमेरिका। फिलीपींस के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही थी, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फट जाते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाती है। फिलीपींस के साथ उनका राब्ता ख़त्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पे अमेरिका कब्जा कर लेता है। और एक लंबी स्टोरी चलती है कि किस तरह ओनोडा अपनी टीम के साथ जब तक सारे मर नहीं गए, एट द एंड वो लड़ता रहा। फिर जाके उसको कहीं जाके जापानीज गवर्नमेंट ने इसी तरह वहाँ से निकाला और उसको बताया कि जंग ख़त्म हो चुकी है, अब आप लड़ना बंद कर दो। उसने अपनी ज़िंदगी सफ़र की, ठीक है, उसने अपने आप को कठिन कोशिशों में डाला कि मैं अपनी मुल्क के लिए लड़ता रहूँगा। लेकिन जब वो अपने मुल्क के में वापस आया तो वो इंपीरियल जापान नहीं रहा, वो ये तो एक टेक्नोलॉजी, कंज्यूमरिज्म, डिप्रेशन का शिकार एक जापान था। वो इतना डिप्रेस हो गया कि वो छोड़ के ब्राज़ील पहुँच गया। वैल्यू, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, क्या हमें वैल्यू दी जाती है, आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस चैप्टर का नाम है वैल्यू ऑफ सफरिंग। इसका पहला पार्ट ये है कि सेल्फ अवेयरनेस अनियन। सेल्फ अवेयरनेस को ऑथर ने अनियन का एक नाम दिया है, अनियन का तशबिया दिया है। क्यों दिया है? वो कहता है कि पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है। पहली लेयर हमें बहुत स्टिंग करती है, दूसरी लेयर बहुत ज़्यादा स्टिंग करती है, जलन करती है, और तीसरी लेयर के अंदर हमारे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। पहली लेयर में है कि हमें एक चीज़ है वो हमें तंग कर रही है, हमें पता चल जाता है, हमें पता चलता है कि ये इंसान, ये चीज़ या इसकी ये हरकत हमें तंग कर रही है। दूसरी लेयर में हमें सवाल ये है कि क्यों तंग कर रहा है, क्यों गुस्सा दिला रहा है। जबकि तीसरी लेयर है मैं ही क्यों अफेक्ट हो रहा हूँ इससे, आप सवाल करते हो। और जो तीसरी लेयर है वो कड़वी इस वजह से है कि यहाँ पे लोग ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं कि ये तो है ही इस तरह का, इसके अदात ऐसे हैं, मैं तो ये इज़्ज़त डिज़र्व करता हूँ। और यही जब आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो आपके लिए आगे डीपली सोचना बंद हो जाता है, वो नामुमकिन हो जाता है जब तक आप इस ब्लेमिंग को ख़त्म नहीं करें। जिस तरह ओनाडा ने अपनी सफरिंग को वैल्यू किया, अपनी जो कठिन वक्त था उसको वैल्यू किया कि मैं एक बड़े रिज़ल्ट के लिए हूँ। जब वो अपने मुल्क वापस गया जिसके लिए वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था, वो उसी मुल्क को देख के डिप्रेस हो गया कि ये तो वो मुल्क नहीं था जो मैं छोड़ के गया था, ये तो वो वैल्यूज़ नहीं थी जिसके लिए मैंने कुर्बानियाँ दी थी। क्या हुआ, वही मुल्क छोड़ के वो चला गया, पराए किसी ब्राज़ील के अंदर जाके बैठ गया। इससे मिलती जुलती कहानी एक रॉक बैंड की है। एक रॉक बैंड नया आया 60s के अंदर या 70s के अंदर, उन्होंने अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही अपने एक लीड गिटारिस्ट को निकाल दिया। गिटारिस्ट का नाम था डेव मस्टेन। वो गिटारिस्ट इतना डिप्रेस हुआ, लेकिन बाद में जब वो अपने घर पहुंचा ना, उसने अपने आप को खड़ा कर लिया अपने पैरों पे कि मैं इतना अच्छा बैंड बनाऊंगा, मैं म्यूज़िक के अंदर ऐसी ऐसी करामात करूंगा कि ये जो जिन्होंने मुझे छोड़ा, निकाला है मुझे बगैर किसी रीज़न के, वो रिग्रेट करेंगे, वो पिटेंगे, रोएंगे। उसने एक बैंड बनाया, उसने 25 मिलियन रिकॉर्ड सोल्ड किए उस बंदे ने, एक बहुत बड़ा लेजेंड माना जाता है रॉक बैंड। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि जिस बैंड ने उसको निकाला था पहले, वो मेटालिका था। वो मेटालिका बैंड सबसे बड़ा लेजेंडरी बैंड कहलाया जाता है। 150 के करीब उन्होंने एल्बम सेल की। क्या हुआ कि डेव मस्टेन कामयाब होने के बावजूद भी अपने आप को नाकाम समझने लग गया। हत्ता कि एक इंटरव्यू में ये बोल दिया उसने कि मैं नाकाम हूँ क्योंकि मैं मेटालिका को हरा नहीं पाया, मेटालिका मुझसे आगे थी। यानी कामयाबी में भी नाशुक्री कर रहा था। इसी पर्सपेक्टिव की दूसरी स्टोरी है पीट बेस्ट की। बीटल्स जब बैंड आया था, पीट बेस्ट था, वो एक ड्रमर था, वो बड़ा हैंडसम था, लोग उसको पसंद करते थे, लड़कियां उसको पसंद करती थी। तो जॉन लेनन और जो दूसरे लोग थे उस बैंड के, वो उसे जेलस होते थे। उन्होंने किसी ना किसी तरह उस बंदे को निकलवा दिया, ड्रमर को। ड्रमर डिप्रेस हो गया। ड्रमर ने दोबारा शुरू की म्यूज़िक की, लेकिन वो नहीं कर पाए। जबकि बीटल्स, उन्होंने एक अजीब सा ड्रमर हायर कर लिया रिंगो के नाम से। इतना वो खूबसूरत भी नहीं था, उसने जानबूझ के अपने आप को बदसूरत और बना दिया ताकि लोग मुझे ना देखें। उसको सिर्फ ड्रम बजाना था, बीटल्स के अंदर आना था। बीटल्स बहुत बड़ा बैंड कहलाया,
जबकि पीटर बेस्ट है उसको कोई नहीं जानता था। लेकिन एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने इस सर्कमस्टांस को चेंज कर दिया पीटर के लिए। वो ये था कि उसने बोला कि मेरे लिए बैंड छोड़ना सबसे बड़ी मेरे लिए नेमत साबित हुई। जब कैसे वो अपनी बीवी से मिल लिया उसने, जो उसकी होने वाली बीवी थी, उसकी वैल्यूज़ चेंज हो, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज होगी। अब उसका जो मकसद था वो ये था कि मैं अपने बीवी बच्चों को मैंने खुश रखना है, उसमें उसको खुशी मिल रही थी। जबकि डेव मस्टेन रॉक स्टार बन गया, लेजेंड बन गया, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अभी भी आखिरी वक्त तक यही रोता रहा कि मैं मेटालिका को नहीं हरा पाया क्योंकि मेटालिका ने मुझे निकाला था, मुझे ग्रज था उनके साथ। यही ओनाडा के साथ हुआ। जब उनकी प्रायोरिटी चेंज नहीं हुई, सक्सेस होने के बाद भी वो नाशुक्रे रहे और ये समझते रहे कि हम फेल हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पर्सपेक्टिव और हमारी प्रायोरिटीज़ की बात कही है कि हमें अपनी प्रायोरिटी सीधी करनी होगी अगर हमने खुश होना है। वरना जितना मर्जी हम सक्सेसफुल हो जाएं, अमीर हो जाएं, पॉपुलर हो जाएं, अगर हम हमारी प्रायोरिटी सीधी नहीं है, अगर हमारी तरजीहात अच्छी नहीं है, तो हम खुश नहीं रह सकते। हम हैप्पीनेस के पीछे भागते रहेंगे, खुशी के पीछे, लेकिन कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में हमें बताया गया है गुड और बैड वैल्यूज़। गुड और बैड वैल्यूज़ क्या होती हैं? गुड वैल्यूज़ रियलिस्टिक होती हैं, इमीडिएट होती हैं, कंट्रोलेबल होती हैं, सोशली कंस्ट्रक्टिव होती हैं। जबकि बैड वैल्यूज़ क्या होती हैं? सुपरफिशियल होती हैं, सुपरस्टिशियस होती हैं, वहमी होती हैं, इन कंट्रोल नहीं होती, मैनेज नहीं होती, और क्या है, सोशली डिस्ट्रक्टिव होती हैं, आपको अब आपके ही प्यारों से दूर कर सकती हैं। ये होती हैं बैड वैल्यूज़। अच्छी वैल्यूज़ के प्रोज क्या हैं? रिस्पेक्ट है, चैरिटी है, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन है, हेल्थ है। जबकि बैड वैल्यूज़ क्या है? ठीक है, चीप स्केटिंग है, नशा है, जिना है, लॉन्ग टर्म डैमेज है, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज कर देना अपने आप को, पैसा ज़ाया कर देना, फजूल खर्ची कर देना, कई मामलों में अपने आप को नुकसान पहुंचा देना, सिर्फ ये कि मैं दूसरों को दिखावा दे दूं और अगले वाला आपको लूट के निकल जाए। कहाँ का दिखावा? तो इस तरह की वैल्यूज़ हमें सीधी करनी होंगी और इस तरह की वैल्यूज़ को हमें डिफ़र करना आना चाहिए कि क्या मेरे लिए ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी मेरी है। अगले वाले को मैं इम्प्रेस करूँ या ना करूँ, उसकी ज़िंदगी वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे सही करना है? अपनी वैल्यूज़ को दुरुस्त करके, अपनी वैल्यूज़ को दुरुस्त करके, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके, अपनी प्रायोरिटीज़ को चूज़ करके, और अपनी सफ़रिंग को देखना है कि आया जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे तकलीफ़ हो रही है, एट द एंड क्या वो वर्थ इट भी है? एट द एंड क्या वो ज़रूरी भी है? क्या मुझे कंपेयर करना अपने आप को ज़रूरी है? मुझे कंपेयर करूं हर किसी इंसान के साथ? मैं कैसे दूसरे की सक्सेस को रेप्लिकेट कर सकता हूं जबकि मेरे और उसके सर्कमस्टांसेस ही चेंज हैं? जब मेरे और उसके सर्कमस्टांसेस ही चेंज हैं तो हम कैसे एक ही फार्मूला के तहत काम कर सकते हैं? इस पे सोचने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अपनी ओपिनियन ज़रूर दिएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 जो बनाएंगे तो इन्हीं ख़राब वैल्यूज़ या जो कि ट्रूथफुल वैल्यूज़ हैं उस पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।